हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। और आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे करी जाती है एलएलपी इनकॉर्पोरेशन। वन बाय वन हम चीज़ों को समझ के चलेंगे। सेम कंपनी की तरह हमारी ये वाली प्लेलिस्ट भी रहने वाली है। पहले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे एलएलपी का, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है, क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब कुछ मैं बता रहा हूँ ना। ओवरव्यू वाला लेक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी जो फॉर्म फाइलिंग है एमसीए के पोर्टल पर जाके V3 पोर्टल पर ईजिली हो जाती है, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। बट ये वाला लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। चलिए अच्छा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलएलपी जो है वो कब इंडिया के अंदर आया। तो ये आपका 1 अप्रैल 2009 में एग्जिस्टेंस में आया, इफेक्ट में आया। एंड इस एक्ट का नाम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 यहां पे रखा गया। सर एलएलपी होती क्या है? तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप विद द लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी। मतलब कुछ कंपोनेंट यहां पे पार्टनरशिप का इंक्लूड करा गया, कुछ कंपोनेंट यहां पे कंपनी का इंक्लूड करा गया, और यहां पे इज इक्वल टू आपका एलएलपी बनकर आ गया। ठीक है सर। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? यहां पे जो पार्टनर है वो रिजाइन दे, वो चाहे उसकी डेथ हो जाए या फिर कोई अदर रीजन से वो अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर कर दे, एलएलपी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू यहां पे रहेगा। एलएलपी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड इज रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। एमसीए के अंदर ये आपकी रजिस्टर्ड होकर चलेगी। सर की फीचर की हम लोग बात करें तो लीगल स्टेटस, सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम पार्टनर। अगर मैं बात करूं तो एलएलपी आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है, पार्टनर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है डायरेक्टली। ठीक है सर। हम लोग बात करें कौन सा लॉ है वो गवर्न करता है एलएलपी को, तो एलएलपी एक्ट 2008 एंड एलएलपी रूल्स 2009 एलएलपी को गवर्न करता है। सर लायबिलिटी कितनी यहां पर रखी गई? तो लिमिटेड टू एग्रीड कंट्रीब्यूशन। जितना भी पार्टनर जो है वो कंट्रीब्यूशन लगाएगा उसकी लायबिलिटी वहीं तक यहां पे रखी जाएगी। मिनिमम पार्टनर कितने? 2 होने चाहिए, बट एटलीस्ट 1 मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। मैक्सिमम पार्टनर कोई भी अपर लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन की हमने ऑलरेडी बात कर लिया, ये यस होगा। एंड स्टेट अथॉरिटी कौन रहेगी? तो यहां पे आरओसी एमसीए इसकी स्टेटरी अथॉरिटी रहा करेगी। कंप्लायंस फॉर्म कौन कौन से जाते हैं? फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 8, फॉर्म नंबर 11 यहां पे जाते हैं। टैक्स फाइलिंग की हम लोग बात करें तो आईटीआर फॉर्म नंबर 5 एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एलएलपी के केस में फाइल होता है। इसके अलावा ऑडिट रिक्वायरमेंट कब आती है? मैंडेटरी है अगर टर्नओवर है मोर देन 40 लाख या फिर कैपिटल है मोर देन 25 लाख, तो यहां पे एलएलपी को ऑडिट करवा के चलना पड़ेगा। सर हम लोग बात करें कंपनी के केस में, डायरेक्टर टर्म्स एक हमने सुना है जो कि मैनेज करता है, जो कि साइनिंग अथॉरिटी वगैरह होती है कंपनी रिस्पेक्ट में जितने भी फॉर्म होते हैं उसके ऊपर। बट यहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर वर्ड यूज किया गया है। सेम एज अ डायरेक्टर कंपनी के अंदर होता है एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर आपका एलएलपी के अंदर होता है। अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ पार्टनर हु इज अ रिस्पांसिबल फॉर द कंप्लायंस फाइलिंग्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी अफेयर अंडर द एलएलपी एक्ट। मिनिमम कितने होने चाहिए? तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 1 मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया। दे मस्ट ऑब्टेन डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर मैं बात करूं तो कंपनी के केस में डिन नंबर मिलता है डायरेक्टर को, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेम एलएलपी के केस में यहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर को डीपिन नंबर मिलता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? एनुअल फाइलिंग विद एमसीए, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कंप्लायंस विद स्टेट लॉ एंड साइनिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट एंड फॉर्म्स। अगर हम बात करें सर डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के, तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको पार्टनर के बता देता हूं। डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है उसके रिगार्डिंग क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एंड एलएलपी के रिगार्डिंग क्या चाहिए उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो पैन कार्ड ऑफ ऑल पार्टनर जितने भी उसके अंदर हैं, ठीक है, आधार कार्ड ऑफ ऑल पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर, पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ ऑल पार्टनर, एड्रेस प्रूफ के रूप में आपको इनमें से एक चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर टेलीफोन बिल आप अपने क्लाइंट से मांग के चल सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑफ ऑल पार्टनर, डीएससी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर जितने भी हैं उनके रिगार्डिंग डीएससी भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एलएलपी की। हमने पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर थे, डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, उनके डॉक्यूमेंट समझ लिए। अब एलएलपी के रिगार्डिंग हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सर वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले
है प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ है उसके रिगार्डिंग हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर का बिल या फिर गैस बिल, जो कि 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके अलावा रेंट एग्रीमेंट, ओनरशिप प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है तो यहाँ पे एनओसी भी लगेगी। एनओसी का जो फॉर्मेट होता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा प्रपोज नेम ऑफ द एलएलपी, मिनिमम 2 नेम आपके पास होने चाहिए अगर आप नेम अप्रूवल मेथड के थ्रू जा रहे हो। अगर आपका नेम जो है वो पूरी तरीके से यूनिक है तो आप नेम अप्रूवल मेथड के थ्रू मत जाइए, आप डायरेक्टली अपनी एलएलपी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म की तरफ बढ़ जाइए। इसके अलावा बिजनेस डिस्क्रिप्शन, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एलएलपी जो भी है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन डिटेल ऑफ ईच पार्टनर, ऑफिशियल एलएलपी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर अगर उसके अलग से हैं तो यहाँ पे आपको वो प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस जो भी रहने वाला है एमसीए के पोर्टल पे, V3 पोर्टल पे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। बट अभी आप पूरा ओवरव्यू यहां पे समझ लीजिए। सबसे पहले डीएससी होने चाहिए आपके पास एंड जितने भी ऊपर डॉक्यूमेंट है वो आपके पास यहां पे अवेलेबल होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप यहां पे नेम रिजर्वेशन रूट के थ्रू जा रहे हैं तो आपको यहां पे रन एलएलपी फॉर्म फिलअप करना होगा एमसीए पोर्टल के ऊपर। इसके अलावा जब आपका नेम अप्रूव हो जाएगा या फिर आपका नेम यूनिक है, आप सीधे यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन मेथड के थ्रू जा रहे हो तो आपको यहाँ पे फिलिप फॉर्म भरना होता है। डायरेक्टली फिलिप फॉर्म कैसे भरा जाता है V3 पोर्टल पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आराम से समझेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है, इशूड बाय रजिस्टर्ड। देन आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 3 फाइल करना होता है 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन के अंदर। ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या कंप्लायंस रहते हैं एलएलपी के अंदर, इसके बाद आपको फॉर्म नंबर 3 की यहाँ पे फाइलिंग करनी होती है। कितने दिन के अंदर? 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। सर किसके रिगार्डिंग होता है? एलएलपी एग्रीमेंट के रिगार्डिंग ये आपका फॉर्म होता है। देन यहाँ पे फॉर्म नंबर 11 आपका एनुअल रिटर्न के टाइम पे फाइल किया जाता है एंड फॉर्म नंबर 8 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के टाइम पे एंड जो आईटीआर जाती है इसके रिगार्डिंग वो फॉर्म नंबर 5 जाती है। ऑडिट ऑफ अकाउंट, अगर ये वाली कंडीशन मैट होती है तभी यहाँ पे ऑडिट एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज आपके यहाँ पे कोई भी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है। अब हम लोग बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ एलएलपी में, तो यहाँ पे सेपरेट टैक्सेबल एंटिटीज को माना जाता है, फॉर्म नंबर 5 जाता है। टैक्स रेट जो है वो 30% प्लस 4% सेस यहाँ पे लग के चलता है। एएमटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, हाँ जी सर बिल्कुल एप्लीकेबल होता है, जिसका रेट 18.5 होता है। इसके अलावा पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट कितना अलाउड होता है? तो अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 40B के अंदर जो भी स्पेसिफाई किया गया है रेट, उस रेट से यहाँ पे पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट जो है वो अलाउ किया जाता है। अगर हम लोग बात करें मैट, तो मैट आपका कंपनी केस में एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सर एलएलपी के एडवांटेज क्या रहा करते हैं? तो सबसे पहला और बड़ा एडवांटेज सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है सर। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप है, मतलब पार्टनरशिप की तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है यहाँ पे पार्टनरशिप की। ठीक है सर। लो कंप्लायंस बर्डन, कंपनी के अंदर इतना सारा कंप्लायंस होता है तो हमको वो सारे कंप्लायंस ना करने पड़े बिकॉज हमारी एंटिटी कंपनी से थोड़ी छोटी है। दैट्स वाई यहाँ पे एलएलपी जो है वो ज्यादा बेनिफिशियरी रहती है एज कंपेयर टू कंपनी फॉर कंप्लायंस बर्डन। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, कोई भी यहाँ पे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई नहीं है। फ्लेक्सिबल इंटरनल मैनेजमेंट वाया एलएलपी एग्रीमेंट। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर, कितने ही पार्टनर यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो कैन नॉट रेज इक्विटी कैपिटल और इशू शेयर एज लाइक द कंपनी। लिमिटेड रिकॉग्निशन ग्लोबली, ऑब्वियस सी बात है कंपनी जो है उसको ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है, पार्टनरशिप फर्म से ज्यादा तो मिलता ही है, एलएलपी से ज्यादा भी मिलता है। हैवी पेनल्टी ऑफ लेट आरओसी फाइलिंग, इसके अंदर भी आपने देखा है ऊपर फॉर्म नंबर 11 जाता है, तो वो भी अगर फाइल नहीं किया है विद आरओसी देन यहाँ पे भी जो लेट फीस है वो हैवी पेनल्टी लगकर आती है। कन्वर्जन टू कंपनी इन्वॉल्व प्रोसीजर कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है जब आप एलएलपी कन्वर्ट करने जाते हो कंपनी में। एंड सम इन्वेस्टर प्रेफर कंपनी स्ट्रक्चर फॉर फंडिंग, यहाँ पे एलएलपी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। ठीक है सर। हम लोग आराम से डिफरेंस समझते हैं कि एलएलपी के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे गवर्निंग लॉ है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 रहता है। एलएलपी का अभी हमने ऊपर समझा ही, एलएलपी एक्ट 2008 एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे रहता है। लीगल स्टेटस क्या रहता है? नॉट सेपरेट, मतलब जो पार्टनर है वही पार्टनरशिप फर्म का पूरा ऑनर माना जाता है और जितनी भी लायबिलिटी है सारी उसके ऊपर आती है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर करी जाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर करी ही जाती है। इसके अलावा लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, लिमिटेड टू कंट्रीब्यूशन रहती है, लिमिटेड टू अनपेड शेयर कैपिटल जितनी है उतनी ही रहा करती है।
पार्टनर्स एंड मेंबर इसके अंदर कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 20। इसके अंदर मिनिमम 2 थे बट मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं? इसके अंदर मेंबर कितने? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20। अगर हम लोग बात करें तो परपेचुअल सक्सेशन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर परपेचुअल सक्सेशन है, इसके अंदर भी परपेचुअल सक्सेशन रहता है। ठीक है सर, हम लोग बात करें तो ऑप्शनल रहता है स्टेट लेवल के ऊपर, बट एलएलपी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है एमसीए के ऊपर, एंड कंपनी का इनकॉर्पोरेशन भी यहाँ पे मैंडेटरी है एमसीए के ऊपर। नेम सफिक्स कोई भी यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे एलएलपी आपको लगाना ही पड़ेगा जो भी आपका नेम है उसके बाद, एंड या इस केस में कंपनी वाले केस में आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाकर चलना होगा। देन हम लोग बात करें टैक्स रेट की, तो यहाँ पे 30% रहता है पार्टनरशिप के केस में, एंड एलएलपी के केस में भी 30%, यहाँ पे 22% या फिर 25% रहा करता है। फंड रेजिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है बिकॉज ये इनफॉर्मल चैनल माना जाता है पार्टनरशिप। एलएलपी के अंदर फंड रेजिंग यहाँ पे मॉडरेट रहता है बिकॉज इसके जो रिलायबिलिटी है वो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा मानी जाती है, एंड कंपनी के अंदर तो इजी रहा ही करता है बिकॉज ये एक पूरा लीगल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस माना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो कंप्लायंस इसके अंदर लो रहते हैं, इसके अंदर मॉडरेट रहते हैं, और सबसे ज्यादा जो कंप्लायंस रहते हैं वो कंपनी के अंदर रहते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हाई आ जाता है। सर एक कॉन्सेप्ट होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनर्स अलग माने जाते हैं और जो एलएलपी है वो अलग मानी जाती है। ऐसे ही डायरेक्टर अलग माने जाते हैं, मेंबर्स अलग माने जाते हैं, शेयर होल्डर अलग माने जाते हैं, एंड जो कंपनी है वो अलग मानी जाती है। सर इसी स्ट्रक्चर को ही कॉर्पोरेट व्हील कहा जाता है, बट कुछ केस में यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो जाता है। सर वो केस कौन से रहते हैं? मेजरली फ्रॉड वगैरह हैपन होता है, तो उस केस में यहाँ पे आइडेंटिफाई करा जाता है कि कंपनी तो कर नहीं रही है फ्रॉड, अल्टीमेटली तो कोई इसके पीछे छुपा हुआ है, मेंबर है, जो भी है, पार्टनर्स है, तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यही यहां पे समझाया गया है कि एलएलपी के केस में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो सकता है। अंडर सेक्शन नंबर 30 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008, इफ any act is carried out by LLP or its partner with intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose, the liability of such LLP and partner shall become unlimited। सर अभी तो आपने ऊपर पढ़ाया कि लिमिटेड होती है सारी लाइबिलिटी इस केस में, बट यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, और इन दो केस में अगर यहाँ पे डिफॉल्ट किया गया है क्रेडिटर का या फिर कोई भी फ्रॉडलेंट पर्पस रहा है तो उस केस में जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पे पार्टनर्स की अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है सर, सो आज के सेशन में हम लोगों ने पूरा ओवरव्यू लिया एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का। इसके अलावा एक यहाँ पे सब्सक्राइबर शीट भी जाती है, ये वाला फॉर्मेट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें जो भी आपका पार्टनर रहता है उसका नेम यहाँ पे आता है, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे आती है, देन यहाँ पे उसके साइन आते हैं। इसके अलावा जो सीए होते हैं ना, सीए, सीएमए या फिर सीएस, जिनको अलाउड किया गया है इनकॉर्पोरेशन में, यहाँ पे वो अपना नेम, एड्रेस और प्रोफेशनल मेंबरशिप नंबर है वो यहाँ पे कोट करते हैं। इसके अलावा वो यहाँ पे अपना साइन करके चलते हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर शीट के साथ एक और फॉर्म जाता है, उस फॉर्म का नाम है फॉर्म नंबर 9। ये सर किस लिए जाता है? ये कंसेंट टू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है उसके लिए होता है। ये यहाँ पे आपका एलएलपी का नाम, एड्रेस आता है, यहाँ पे जो भी पार्टनर है उसका नाम, यहाँ पे एलएलपी का नाम आता है, जो भी उसकी डिटेल होती है डेजिग्नेटेड पार्टनर की वो आती हैं। देन यहाँ पे वो डिक्लेरेशन प्रोवाइड करता है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम एलिजिबल एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसी के रिगार्डिंग और 2-4 बातें यहाँ पे डिक्लेरेशन में वो देता है। देन यहाँ पे उसके साइन आते हैं और यही वाला जो फॉर्म है वो आपका सब्सक्राइबर शीट के साथ अटैच होके अपलोड होता है जब भी हम लोग एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट फाइलिंग सीखेंगे, कैसे हमको एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म फाइल करने हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।